आज हम बात करने वाले हैं हाईएस्ट टू लोएस्ट के बारे में। ये कहानी है एक ऐसे पिता की जिसकी जिंदगी एक ही पल में उलट जाती है जब उसके बेटे को किडनैप कर लिया जाता है। बदले में जो रकम मांगी जाती है वो इतनी बड़ी होती है कि अगर वो पैसा दिया गया तो उस आदमी की पूरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। कहानी की शुरुआत होती है न्यूयॉर्क शहर से। कैमरा हमें एक शानदार और ऊंची इमारत दिखाता है। इसी इमारत की छत पर खड़ा है एक आदमी, डेविड किंग। डेविड किंग एक मशहूर म्यूजिशियन है। उसके कई गाने सुपरहिट रह चुके हैं। नाम, शोहरत और पैसा सब कुछ उसके पास है। लेकिन आज डेविड बहुत परेशान है। उसे अचानक एहसास होता है कि उसने अपनी कंपनी के ज्यादातर शेयर बेच दिए हैं और जिन लोगों के पास ये शेयर गए हैं वो उससे भी बड़ी और ताकतवर कंपनियां हैं। इसका मतलब साफ है, अब उसकी कंपनी पर उसका कंट्रोल धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और इसके साथ ही उसकी आजादी भी। डेविड किंग ये सब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करना चाहता, इसलिए वो एक एक करके सबको कॉल करता है और साफ शब्दों में कहता है, मैंने फैसला कर लिया है, मैं अपने सारे शेयर वापस खरीदूंगा। जितने में बेचे थे उससे ज्यादा पैसे देने को भी तैयार हूं। फोन कॉल्स खत्म करने के बाद वो कमरे के अंदर आता है। यहाँ हम उसकी पत्नी को देखते हैं जिसका नाम है पैम। पैम भी डेविड के पास आती है और उसे अपने आइडियाज के बारे में बताती है कि वो कंपनी में आगे कैसे काम करना चाहती है और किस तरह बिजनेस को संभालना चाहती है। इसी बीच उनका बेटा वहां आता है। उसका नाम है ट्रे। ट्रे बताता है कि आज कॉलेज में उसका बास्केटबॉल मैच है और वो अपने दोस्त कायल के साथ जा रहा है। डेविड किंग तुरंत कहता है, मैं तुम्हें खुद छोड़ने चलूंगा। दोनों गाड़ी में बैठते हैं और रास्ते में डेविड देखता है कि ट्रे लगातार अपने फोन में लगा हुआ है। थोड़ी देर बाद डेविड उससे पूछता है, दिन में कितने घंटे फोन इस्तेमाल करते हो? ट्रे आराम से जवाब देता है, कुछ फिक्स नहीं है, कभी कभी तो 12 घंटे भी हो जाते हैं। ये सुनकर डेविड हंस देता है और मजाक में कहता है, तुम्हें अपनी ये आदत सुधारनी चाहिए। कुछ ही देर में वो लोग स्कूल पहुंच जाते हैं। डेविड ट्रे को अंदर तक छोड़ने जाता है। दोनों के बीच बातचीत होती है। ट्रे अपने पिता को बताता है कि उसे म्यूजिक कितना ज्यादा पसंद है और वो भी कुछ बड़ा करना चाहता है। जब वो प्लेग्राउंड में पहुंचते हैं, डेविड की मुलाकात ट्रे के कोच से होती है। डेविड किंग को देखकर वहां मौजूद सभी लोग खुश हो जाते हैं। सब उसके साथ बड़े सम्मान से बात करते हैं और यहीं से इस कहानी की नींव पड़ती है। मगर किसी को भी ये बात नहीं पता है कि किंग की म्यूजिक कंपनी अब पूरी तरीके से बिक चुकी है। वो ये बात किसी से शेयर भी नहीं करता। किंग को पूरा भरोसा है कि वो किसी भी हालत में अपनी कंपनी को वापस खरीद लेगा। स्कूल से निकलते वक्त वो अपने बेटे को ये तक नहीं बताता कि वो उसका मैच देखने के लिए नहीं रुकेगा। वो बस इतना कहता है कि उसे काम के सिलसिले में जाना है। बाहर आकर जैसे ही वो अपनी कार में बैठता है, वहां पॉल नाम का आदमी आता है। पॉल जो कायल का पिता भी है और साथ ही किंग का ड्राइवर भी। पॉल उसके हाथ में एक फाइल देता है जिसमें फाइनेंस से जुड़ी सारी डिटेल्स होती हैं। ये फाइल देखकर किंग को साफ समझ आ जाता है कि मामला कितना गंभीर है। यहां से निकलकर किंग सीधा पहुंचता है अपने ऑफिस। ऑफिस में पहुंचते ही उसकी मुलाकात होती है पैट्रिक नाम के आदमी से। पैट्रिक कहीं ना कहीं उसका बिजनेस पार्टनर भी है। किंग बिना वक्त गवाए सारी बातें बताने लगता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है और वो आखिर क्या सोच रहा है। वो कहता है कि हमारी म्यूजिक कंपनी के पीछे बहुत बड़े लेवल के लोग पड़े हैं और वो किसी भी कीमत पर इस कंपनी को तबाह कर देंगे। वो म्यूजिक को म्यूजिक की तरह नहीं देखते, वो इसे सिर्फ एक धंधा समझते हैं। किंग आगे बताता है कि उनकी प्लानिंग ये है कि यहाँ जितने भी आर्टिस्ट हैं उन सबको हटा दिया जाए और गाने एआई से बनाए जाएं, जिनकी प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ही कम होगी। ये सुनकर पैट्रिक कहता है कि मुझे भी ये आइडिया सही लगा था। तुम्हें पता है एक गाना बनाने में कितना पैसा लगता है और फिर हम पर कितना प्रेशर होता है। अगर गाना फ्लॉप हो गया तो बहुत बड़ा लॉस। इसी वजह से हम लिमिटेड गाने बना पाते हैं। पैट्रिक आगे कहता है, लेकिन अब सब कुछ बदलने वाला है। गाने झट से बनेंगे, पैसा बहुत कम लगेगा और हम पर कोई प्रेशर नहीं होगा। आज हम जितने गाने एक साल में बनाते हैं उससे करीब 20 गुना ज्यादा गाने हम बना पाएंगे। ये सुनते ही किंग पैट्रिक को घूर कर देखता है और कहता है, जरा अपने शब्द ध्यान से सुनो।
समझ रहे हो तुम क्या बोल रहे हो? ये कंपनी इसलिए शुरू नहीं हुई थी कि हम मशीनों से गाने बनाएं। ये कंपनी इसलिए बनी थी कि हम दिल से गाने बनाएं, हर गाने में हमारी आत्मा हो। किंग साफ कहता है कि बाकी सारी म्यूजिक कंपनियां चाहे एआई पर शिफ्ट हो जाएं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस कंपनी में पुरानी चीज जिंदा रहे, हर गाने में हमारी फीलिंग हो। थोड़ी देर चुप रहने के बाद पैट्रिक पूछता है, तो आखिर तुम चाहते क्या हो? तब किंग सीधा जवाब देता है, मैं चाहता हूं कि तुम अपने शेयर मुझे बेच दो, इससे मेजॉरिटी शेयर मेरे पास आ जाएंगे। और फिर कोई भी इस कंपनी में ऐसा बदलाव कभी नहीं कर पाएगा। पैट्रिक थोड़ी देर सोचता है और फिर मान जाता है। अब किंग बेहद खुश है। वो दौड़ता हुआ घर पहुंचता है और पूरे परिवार के सामने अपनी खुशी जाहिर करता है। सबसे पहले वो पैम को बताता है, मैंने डील क्रैक कर ली है, अब मेजॉरिटी शेयर मेरे पास होंगे। ये सुनकर पैम कहती है, आइडिया अच्छा है, लेकिन तुम ये तो जानते हो ना कि पैट्रिक अपने शेयर फ्री में नहीं देगा। तुम्हें पूरे पैसे चुकाने पड़ेंगे और मुझे नहीं लगता कि हमारे पास इतने पैसे हैं। तुम पैसे लाओगे कहां से? तब किंग कहता है, हमारी जितनी भी प्रॉपर्टी है मैं सबको गिरवी रख दूंगा और उसी से पैसा लाऊंगा। मैं म्यूजिक कंपनी वापस खरीदूंगा, गाने बनाऊंगा और जैसे जैसे पैसा आएगा हम एक एक करके सारा कर्ज चुका देंगे। पैम चिंतित होकर कहती है, ये आइडिया बहुत ज्यादा रिस्की है। हमारे पास जो कुछ भी है तुम सब कुछ दांव पर लगाने वाले हो। थोड़े समय पहले हम दोनों ने क्या बात की थी कि अब तुम थोड़ा कम काम करोगे और मेरे साथ ज्यादा वक्त बिताओगे। पैम आगे कहती है, तुम्हें यह बात भी पता होनी चाहिए कि अब ट्रे भी बाहर जाने वाला है। वो बाहर रहकर पढ़ाई करना चाहता है। ऐसे में मुझे तुम्हारी और ज्यादा जरूरत पड़ेगी। किंग उसे समझाने लगता है। वो कहता है, ये मेरे पास आखिरी मौका है। जिस चीज को मैंने पूरी जिंदगी लगाकर बनाया है, मैं उसे अपनी आंखों के सामने बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकता। इसीलिए मुझे ये करना ही होगा। पैम कुछ देर सोचती है और फिर मान जाती है। इसके बाद दोनों अपने पुराने दिनों को याद करते हैं। वो समय जब वे पहली बार मिले थे। पुरानी बातें, पुरानी यादें। बातें चल ही रही होती हैं, तभी किंग का फोन बजता है। फोन उठाते ही उसे एक रहस्यमयी आदमी की आवाज सुनाई देती है। वो आदमी कहता है, तुम्हारा बेटा ट्रे हमारे पास है। थोड़ी देर बाद मैं दोबारा कॉल करूंगा और तुम्हें बताऊंगा कि मुझे क्या चाहिए। इतना कहकर वो फोन काट देता है। अब किंग पूरी तरह घबरा जाता है। वो तुरंत अपनी पत्नी पैम और ड्राइवर पॉल से बात करता है। वो उन्हें बताता है, ट्रे किडनैप हो गया है। ये सुनते ही सब लोग परेशान हो जाते हैं। पैम और पॉल कहते हैं, सबसे पहले पुलिस को कॉल करो। तुरंत पुलिस को सूचना दी जाती है। कुछ ही देर में चारों तरफ पुलिस वाले भर जाते हैं। घर के अंदर 3 डिटेक्टिव आकर बैठते हैं। उनके नाम हैं हिगिंस, बेल और ब्रिग्स। डिटेक्टिव्स किंग से पूछते हैं, हमें एग्जैक्ट बताइए, किडनैपर ने आपसे क्या कहा? किंग बताता है, पहले उसने कॉल करके कहा कि मेरा बेटा उसके पास है। कुछ देर बाद उनका दोबारा कॉल आया और उन्होंने कहा उन्हें फिरौती के तौर पर 17.5 मिलियन स्विस फ्रैंक्स चाहिए, वो भी सारे के सारे 1000 के नोट्स में। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो लोग ट्रे को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये सुनते ही ब्रिग्स कहता है, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब हम यहां आ चुके हैं, हमारा काम शुरू हो गया है। आपके बेटे को कुछ नहीं होगा और आपको पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। किंग बताता है, उन्होंने कहा है कि रात में फिर से कॉल करेंगे। ब्रिग्स किंग से पूछता है, क्या आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है या कोई रिश्तेदार जो रोज आपके साथ उठता बैठता हो? किंग जवाब देता है, नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है। मेरे करीब जितने भी लोग हैं उन सब पर मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन डिटेक्टिव्स इस बात से संतुष्ट नहीं होते। सबसे पहले वो पॉल से पूछताछ शुरू करते हैं। घंटों तक पॉल से सवाल जवाब होते रहते हैं। इसके बाद डिटेक्टिव सीधे पहुंचते हैं कोच के पास, क्योंकि ट्रे आखिरी बार यहीं देखा गया था। कोच से पूछताछ के दौरान वो कहता है, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैच खत्म होने के बाद ट्रे यहां से चला गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ मालूम नहीं। इसी दौरान पॉल को एक डरावना एहसास होता है। वो समझ जाता है कि उसका बेटा काइल भी गायब है।
वो एक एक करके डिटेक्टिव्स के पास जाता है, लेकिन कोई भी उसकी बात ध्यान से नहीं सुनता, क्योंकि उनके लिए वो सिर्फ एक ड्राइवर है। सब लोग उसे टालते रहते हैं। आखिर में पॉल भागता हुआ किंग के पास आता है और घबराई हुई आवाज में कहता है, सर, मेरा बेटा काइल भी गायब है। पॉल घबराई हुई आवाज में कहता है, उसका कॉल भी नहीं लग रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। इतना कहते ही वो पूरी तरह टूट चुका होता है। तभी अचानक पैम भागती हुई आती है। उसकी आंखों में आंसू हैं। वो किंग के पास आकर रोते हुए कहती है, पुलिस ने हमारे बेटे को ढूंढ लिया है। ये सुनते ही किंग भी भागते हुए बाहर आता है। जैसे ही वो ट्रे को देखता है, सबकी सांस में सांस आती है। किंग और पैम बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन इसी खुशी के बीच पॉल एक ही सवाल बार बार पूछ रहा है, मेरा बेटा काइल कहाँ है? डिटेक्टिव्स अब असली बात बताते हैं। वो कहते हैं, शायद किडनैपर्स से एक बड़ी गलती हो गई है। उन्होंने ट्रे की जगह गलती से काइल को किडनैप कर लिया। उन्हें यह पता ही नहीं था कि किंग का बेटा असल में कौन है। ये सुनते ही पॉल की हालत बिल्कुल खराब हो जाती है। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो रोता हुआ घर के अंदर भाग जाता है। इसके बाद सब लोग ट्रे को अंदर लाते हैं और उससे पूछते हैं, हमें पूरी डिटेल में बताओ, आखिर हुआ क्या था? ट्रे बताता है कि मैच खत्म होने के बाद हम दोनों बाहर आए, फिर हम लंच करने गए। हमने एक साथ लंच किया। लंच के बाद मैं वहां से निकल गया। मुझे थोड़ा काम था, लेकिन जब मैं थोड़ी देर बाद वापस लौटा तो मैंने देखा कि काइल वहां से गायब हो चुका था, जबकि उसे वहीं पर होना चाहिए था। इसी बीच किडनैपर्स का दोबारा कॉल आता है। इस बार भी फोन किंग ही उठाता है। उधर से आवाज आती है, चाहे लड़का कोई भी किडनैप हुआ हो, हमारा टारगेट शुरू से तुम ही थे। भले ही ये बच्चा किसी और का क्यों ना हो, फिरौती अब भी तुम ही दोगे और अमाउंट वही रहेगा, 17.5 मिलियन स्विस फ्रैंक। अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो हम इस बच्चे को मार देंगे। इतना कहकर वो लोग फोन काट देते हैं। अब घर में मौजूद किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब लोग एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं। सबसे ज्यादा परेशान है पॉल, क्योंकि वो सिर्फ एक मामूली ड्राइवर है। उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। इतने पैसों का इंतजाम सिर्फ और सिर्फ किंग ही कर सकता है। पॉल टूटे हुए इंसान की तरह किंग के पास आता है और गिड़गिड़ाते हुए कहता है, मेरे बच्चे की जान बचा लो, तुम उन्हें पैसे दे दो। मुझे पुलिस पर पूरा भरोसा है, वो तुम्हारे सारे पैसे वापस ले आएंगे। लेकिन किंग का दिमाग अब कहीं और ही अटका हुआ है। कॉल के दौरान उस आदमी ने अपना नाम बताया था। उसका नाम था फेलनी। किंग बस यही सोच रहा है, आखिर ये आदमी मुझे ही टारगेट क्यों कर रहा है? इसी बीच किंग पॉल की बातें भी सुन रहा होता है। पॉल की हालत देखकर वो थोड़ी देर चुप रहता है, फिर कड़वे सच के साथ कहता है, क्या तुम्हें यह भी समझ में आ रहा है कि यह कितना बड़ा अमाउंट है? तुमने अपनी पूरी जिंदगी में इतना पैसा देखा भी नहीं होगा, और तुम चाहते हो कि मैं इतना पैसा रिस्क पर लगा दूं? पुलिस कभी भी ये पैसे रिकवर नहीं कर पाएगी। वो इस केस को भी बाकी केसेस की तरह ही देखेंगी। तुम्हें पता भी है पुलिस स्टेशन में कितने केस पेंडिंग पड़े रहते हैं। फिर थोड़ी देर रुककर किंग सबसे बड़ी बात कहता है, अगर मैंने ये पैसे दे दिए तो मेरी म्यूजिक कंपनी मेरे हाथ से निकल जाएगी। जिन पैसों से मैं अपने शेयर्स वापस खरीदने वाला हूं, वही पैसे फिरौती में चले जाएंगे। उसके बाद मुझे बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन पॉल पीछे हटने वाला नहीं होता। वो बार बार किंग से गुहार लगाता रहता है। आखिरकार एक पल ऐसा आता है जब किंग पूरी तरह चुप हो जाता है। वो पॉल की तरफ तक नहीं देखता, कोई जवाब नहीं देता। तभी पॉल समझ जाता है कि किंग उसकी मदद नहीं करेगा। टूटे हुए दिल के साथ वो वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद किंग बाहर आता है और जाकर पैट्रिक के पास बैठ जाता है। वो उसे सब कुछ बताता है। अगर मैंने किडनैपर्स को पैसे दे दिए तो मैं शेयर्स नहीं खरीद पाऊंगा और मेरी आंखों के सामने मेरी म्यूजिक कंपनी बर्बाद हो जाएगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। पैट्रिक शांत आवाज में कहता है, अपने दिल की सुनो। अगर वो बच्चा मारा गया तो तुम वैसे भी बर्बाद हो जाओगे। लोग तुम्हें जीने नहीं देंगे। हर जगह यही खबर चलेगी। तुम्हारी रेपुटेशन पूरी तरह खत्म हो जाएगी।
इतना कहकर पैट्रिक वहां से चला जाता है। इसके बाद किंग आता है अपने बेटे ट्रे के पास। वो उससे पूछता है, तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? ट्रे बिना झिझक कहता है, शायद आपको पता नहीं है कि सोशल मीडिया में कितनी ताकत है। आज के ज़माने में लोग सोशल मीडिया से किसी को भी ऊपर उठा सकते हैं और किसी को भी नीचे गिरा सकते हैं। अगर काइल को कुछ भी हो गया तो सबसे पहले सोशल मीडिया आपके पीछे पड़ेगा। आपको एक बहुत बड़े विलन की तरह पेश किया जाएगा। फिर मीडिया, अखबार सब आपके पीछे लग जाएंगे। आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर काइल की जान बच गई तो लोग आपकी तारीफ भी करेंगे और हो सकता है उसी से आपकी कंपनी भी बच जाए। पूरी रात किंग इन्हीं बातों के बारे में सोचता रहता है। नींद उसकी आंखों से गायब हो चुकी होती है। आखिरकार वो एक फैसला करता है, वो उस बच्चे की जान बचाएगा। इधर दूसरी तरफ हम पहली बार काइल को देखते हैं। उसे किडनैपर ने एक बाथटब में लिटा रखा है। कमरा अंधेरा है। काइल को एक गाना सुनाई देता है जो किडनैपर ने बजा रखा है। गाने का टाइटल है आई एम ड्रग। इधर किंग ने सारे पैसों का इंतजाम कर लिया है। उसके सामने कैश रखा हुआ है। अब वो सिर्फ किडनैपर्स के कॉल का इंतजार कर रहा है। कुछ देर बाद कॉल आता है। उधर से बताया जाता है, पैसे यहां लेकर आओ और पैसे लेकर खुद तुम आओगे, कोई और नहीं। इसके साथ साथ वो एक और मांग रखते हैं, हमें पैम का ब्रेसलेट भी चाहिए। ये सुनते ही किंग भड़क जाता है। वो गुस्से में कहता है, वो ब्रेसलेट तुम्हें नहीं मिलेगा। वो ब्रेसलेट पैम के लिए सिर्फ एक गहना नहीं था, वो उनका एनिवर्सरी गिफ्ट था। लेकिन पैम इस बात पर कोई बहस नहीं करना चाहती। एक पल भी सोचे बिना वो ब्रेसलेट किंग को दे देती है। अब किंग सारे पैसे एक बड़े बैग में डालता है, उसके साथ ब्रेसलेट भी रखता है और किडनैपर्स के दिए हुए निर्देशों के मुताबिक वो निकल पड़ता है। वो जाकर एक मेट्रो में बैठ जाता है। मेट्रो चलना शुरू होती है। कुछ देर बाद किंग का फोन बजता है। उधर से आवाज आती है, मेट्रो से निकलो और 2 डब्बों के बीच में खड़े हो जाओ, आगे हम बताएंगे कि क्या करना है। किंग बिना सवाल किए वैसा ही करता है। कुछ ही देर बाद अगला निर्देश आता है, अब बैग यहीं फेंक दो। ये सुनकर किंग चौंक जाता है। उसे समझ नहीं आता कि चलती मेट्रो में बैग कैसे फेंके। वो कॉल पर बहस करने लगता है, लेकिन किडनैपर्स पहले से तैयार थे। उन्हें अंदाजा हो चुका था कि किंग कुछ गड़बड़ कर सकता है, क्योंकि उन्होंने पहले ही बैग में जीपीएस ट्रैकर लगाया हुआ था। उसी वक्त हमें पता चलता है कि किडनैपर्स का एक आदमी मेट्रो के अंदर ही मौजूद है। वो अचानक इमरजेंसी ब्रेक खींच देता है। मेट्रो जोरदार झटके से रुक जाती है। झटके से किंग के हाथ से बैग नीचे गिर जाता है। उसी पल एक आदमी बैग उठाता है और उसे दे देता है एक स्कूटर पर बैठे दूसरे आदमी को। लेकिन पुलिस पूरी तरह अलर्ट है। वो लोग तुरंत पीछा करना शुरू कर देते हैं। अब शुरू होता है एक लंबा चूहे बिल्ली का खेल। बैग एक स्कूटर से दूसरी बाइक पर जाता है, फिर बाइक से फिर से स्कूटर पर, कभी ऑटो, कभी गली, कभी अंडरपास। हर बार पुलिस को चक्कर देने के लिए बैग बदला जाता है। काफी देर की भाग दौड़ के बाद आखिरकार पुलिस के हाथ एक आदमी लग जाता है। उसके पास बैग भी होता है। सबको लगता है कि अब केस खत्म हो गया। लेकिन जैसे ही बैग खोला जाता है, अंदर पैसों की जगह सिर्फ रद्दी कागज निकलता है। मतलब साफ है, असल पैसों वाला बैग किडनैपर्स ले जा चुके हैं और पुलिस को पूरी तरह चूना लगा दिया गया है। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं काइल को। किडनैपर्स उसे छोड़ चुके हैं। उसे एक पार्क में अकेला बिठा दिया गया है। जैसे ही लोगों की नजर उस पर पड़ती है, तुरंत हड़कंप मच जाता है। लोग उसे लेकर जाते हैं सीधे हॉस्पिटल। कुछ ही देर में पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। जब पुलिस काइल से पूछती है, क्या तुम्हें कुछ याद है, किडनैपर्स तुम्हें कहां ले गए थे? काइल कहता है, मुझे कुछ भी याद नहीं है, बस इतना याद है कि मुझे एक बाथटब में लिटाकर रखा गया था और पीछे बहुत तेज आवाज में एक गाना बज रहा था। वो गाने का टाइटल भी बताता है और हैरानी की बात यह है कि वो गाने की पूरी लिरिक्स भी सुना देता है। अगले ही दिन से अखबारों में खबरें छपने लगती हैं। हर जगह किंग की चर्चा है। हेडलाइन बनती है, किंग द हीरो, एक ऐसा इंसान जिसने दूसरे के बच्चे की जान बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। उसने अपने ड्राइवर के बच्चे की जान बचाई। यही बात हर चैनल, हर अखबार और हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड करने लगती है।
हर तरफ बस एक ही नाम है, डेविड किंग। लोगों की नज़र में वो अब एक इंसान नहीं, एक हीरो बन चुका है। लेकिन यही शोहरत किंग के लिए एक नई मुसीबत लेकर आती है। कुछ ही समय बाद उसके पास उसका एक इन्वेस्टर आता है। वो बिना घुमाए फिराए सीधे मुद्दे पर आता है। वो कहता है, कंपनी के सारे इन्वेस्टर्स को अब ये बात पता चल चुकी है, तुम बैंकरप्ट हो चुके हो। तुमने अपनी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी गिरवी रख दी और जितने भी पैसे मिले तुमने वो फिरौती में खर्च कर दिए। अब तुम्हारे पास एक ढेला भी नहीं बचा। वो आगे कहता है, अब जो भी इन्वेस्टर हैं सब अपनी अपनी पोजीशन छोड़कर भागने वाले हैं। मतलब साफ है, तुम पूरी तरह बैंक्रप्सी की तरफ जा रहे हो। फिर आखिरी बात कहता है, तुम्हारे पास सिर्फ 14 दिन है। 14 दिन में सारे पैसे वापस लेकर आओ, वरना तुम्हारी म्यूजिक कंपनी को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा पाएगा। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। किंग पूरी तरह टूट चुका है। दिमाग पर जबरदस्त प्रेशर है। इसी टेंशन में वो म्यूजिक सुनने लगता है ताकि दिमाग थोड़ा शांत हो सके। इस बार वो एक रैप सॉन्ग चला देता है, लेकिन जैसे ही उसके कानों में गाने के बोल पड़ते हैं उसका दिमाग अचानक रुक सा जाता है। उसे याद आता है, काइल ने भी यही गाना बताया था। यही गाना किडनैपर्स के पास बज रहा था। किंग एक पल भी वक्त बर्बाद नहीं करता। वो सीधे भागता हुआ हॉस्पिटल पहुंचता है। वहां वो काइल को वही गाना सुनाता है और जैसे ही काइल उस गाने को कंफर्म करता है, किंग सीधे पुलिस के पास जाता है। वो कहता है, इस गाने के आर्टिस्ट का नाम ध्यान से पढ़िए। इस सिंगर का नाम है यंग फेलन, और जिस आदमी ने मुझे कॉल किया था उसने अपना नाम फेलन ही बताया था। यही गाना वहां बज रहा था जहां काइल को कैद करके रखा गया था। ये संयोग नहीं हो सकता। हो ना हो यही सिंगर किडनैपर है, लेकिन पुलिस वाले उसकी बात पर यकीन नहीं करते। किंग अपनी बात और जोर देके कहता है, मैंने उस आदमी से खुद बात की है, मैं उसकी आवाज पहचान सकता हूं। ये वही आवाज है जिसने गाना गाया है और जिसने मुझे कॉल किया था। लेकिन डिटेक्टिव्स सीधे इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं, कोर्ट में हम इसे प्रूव नहीं कर पाएंगे। कोई भी कह देगा कि ये गाना एआई से जनरेट किया गया है। इस लाइन पर सोचना छोड़ दीजिए। इतना कहकर वो लोग चले जाते हैं, लेकिन किंग को अपने पैसे किसी भी कीमत पर वापस चाहिए। वो निश्चय करता है, अब वो खुद फेलन के घर जाएगा। वो उसे पकड़ेगा और अपने पैसे वापस मांगेगा। तभी पॉल किंग के पास आता है। वो कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। ये दोनों बंदूकें उठाते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और सीधे पहुंच जाते हैं फेलन के घर। फेलन का एड्रेस उन्हें बड़ी आसानी से मिल गया था। जैसे ही वो लोग दरवाजे पर नॉक करते हैं, दरवाजा खुलता है। सामने फेलन की पत्नी होती है, उसकी गोद में उसका बच्चा है। वो एक ही नज़र में किंग को पहचान लेती है और कहती है, आपकी तस्वीरें तो मेरे घर पर भी लगी है, आपको कौन नहीं पहचानता, आप अंदर आइए। जैसे ही किंग घर के अंदर आता है, वो बहुत ही शांति से बातों का रुख बदल देता है। वो धीरे धीरे भरोसा जीतने की कोशिश करता है और कहता है, मैं फेलन को साइन करना चाहता हूं। ये सुनते ही फेलन की पत्नी हल्की सी मुस्कुराती है और कहती है, शायद ये गाना फेलन ने आपके लिए ही बनाया था। वो एक ट्रायल था, वो चाहता है कि यही गाना आपके स्टूडियो में रिकॉर्ड हो। किंग अब और कंफर्म हो जाता है। वो पूछता है, फेलन अभी कहाँ मिलेगा? उसकी पत्नी बता देती है, वो अभी अपने स्टूडियो में होगा। एक छोटी सी स्टूडियो है उसकी, वो वहीं काम करता है। वो स्टूडियो का पूरा एड्रेस दे देती है। किंग और पॉल वहां से निकल जाते हैं। लोकेशन पर पहुंचते ही किंग अपनी बंदूक निकालता है। वो पॉल से कहता है, तुम बाहर ही रहो। किंग अकेला स्टूडियो के अंदर जाता है। अंदर वो देखता है कि फेलन अब भी रिकॉर्डिंग कर रहा है। किंग सीधा जाकर ट्रैक बंद कर देता है। माइक में झुककर फेलन से कहता है, मुझे बताओ, मेरे पैसे कहाँ हैं? फेलन थोड़ी देर चुप रहता है, फिर शांत आवाज में कहता है, आपको शायद अंदाजा भी नहीं है कि आज का दिन मेरे लिए कितना खास है। मैं हमेशा से चाहता था कि आप मुझे देखें, मुझसे बात करें, लेकिन आपने कभी मेरी तरफ देखा ही नहीं। आपको मेरे बारे में पता तक नहीं था, तो मुझे ये कदम उठाना पड़ा। और आज देखिए, आपको मेरा नाम पता है। आप खुद मुझे ढूंढते हुए यहाँ आए हैं और अब आप मेरे सामने बैठे हैं। ये सुनते ही किंग भड़क जाता है। वो गुस्से में कहता है, मुझे लगता है तुम पागल हो। तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है। तुमने किडनैपिंग की, एक बच्चे को पीटा और उसे मारने की धमकी दी। तुम एक क्रिमिनल हो, तुम म्यूजिशियन नहीं हो सकते।
अब दोनों के बीच बहस तेज होने लगती है, आवाजें ऊंची होने लगती हैं और तभी फेलन पूरा आपा खो बैठता है। वो अपनी बंदूक निकालता है और गोली चला देता है। किंग भी बिना देर किए अपनी बंदूक निकालता है। फेलन भागने लगता है। किंग उसके पीछे भागते हुए गोलियां चलाता है। गोली की आवाज बाहर खड़े पॉल तक पहुंच जाती है। पॉल भी भाग कर आता है फेलन को पकड़ने के लिए, लेकिन फेलन पॉल को घायल करके भाग निकलता है। किंग पॉल के पास पहुंचता है। पॉल दर्द में कहता है, जाओ उसे पकड़ो, मैं एम्बुलेंस बुलाता हूं। किंग बिना रुके फेलन के पीछे दौड़ता है। भागते भागते दोनों एक मेट्रो स्टेशन में पहुंच जाते हैं। फेलन दूसरे डब्बे की तरफ भागने लगता है, लेकिन बीच में ही किंग उसे पकड़ लेता है। अब दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है। फेलन मारता है, किंग भी पूरी ताकत से वार करता है। काफी देर तक ये लड़ाई चलती रहती है, लेकिन आखिरकार फेलन किंग के सामने टिक नहीं पाता। एक जोरदार वार के बाद किंग फेलन को नॉकआउट कर देता है। अब पुलिस फेलन को गिरफ्तार कर लेती है। सबसे पहले उसके घर पर छापा मारा जाता है और वहीं से सारे के सारे पैसे भी बरामद हो जाते हैं। किंग बहुत खुश है। वो अपने पूरे परिवार के साथ पॉल से मिलने जाता है। अब पॉल की हालत ठीक है। खुशी में किंग कहता है, मेरे अगले गाने में मैं तुम्हें एक शेयर देना चाहता हूं और पूरा क्रेडिट भी। पॉल मुस्कुराते हुए कहता है, तुम पहले ही हमारे लिए बहुत कुछ कर चुके हो। अब मैं और काइल एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जो कुछ भी तुमने किया उसके लिए शुक्रिया। दूसरी तरफ फेलन को कोर्ट में पेश किया जाता है, लेकिन सड़कों पर भीड़ उमड़ पड़ी है। फेलन का गाना इस साल का सबसे बड़ा हिट बन चुका है। इंटरनेट पर ऐसा कोई इंसान नहीं जिसने वो गाना ना सुना हो। लोग नारे लगा रहे हैं, फेलन को छोड़ दो, उसे और गाने बनाने दो। लेकिन सरकार किसी की नहीं सुनती। कोर्ट की कार्यवाही शुरू होती है और फेलन खुद अपने सारे गुनाह कबूल कर लेता है। फेलन की सिर्फ एक ही शर्त होती है, वो चाहता है कि उसे किंग के साथ एक आखिरी मीटिंग करने दी जाए। अधिकारी थोड़ी देर सोचने के बाद मान जाते हैं। जेल के अंदर किंग और फेलन आमने सामने बैठते हैं। अब फेलन 25 साल की सजा काटने वाला है, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही आग है। वो किंग से कहता है, आपको अंदाजा भी नहीं है कि हमने क्या किया है। मैं चाहता हूं कि अगला गाना हम दोनों मिलकर बनाएं। अगर मैं आपकी कंपनी के लिए गाऊंगा तो वो दुनिया का सबसे हिट गाना बनेगा। आप भी पैसे बनाएंगे, मैं भी, और हम दोनों पूरी दुनिया में फेमस हो जाएंगे। फेलन अब भी सपने देख रहा है, लेकिन किंग बिल्कुल शांत है। वो सीधे मना कर देता है। किंग कहता है, मैं अपनी बड़ी कंपनी भी छोड़ने वाला हूं। अब मुझे अपने तरीके से काम करना है। मैं किसी चीज को जबरदस्ती चेंज नहीं कर रहा हूं। मैं एक छोटी सी नई कंपनी खोलूंगा जहां मैं पूरी आजादी के साथ काम कर सकूं। तुम्हारा और मेरा अब कोई वास्ता नहीं है। ये सुनते ही फेलन पूरा भड़क जाता है। वो किंग को गालियां देने लगता है, लेकिन अब किंग पर इन बातों का कोई असर नहीं होता। वो चुपचाप वहां से निकल जाता है। घर लौटने के बाद ट्रे उससे कहता है, डैड, मैंने एक नए सिंगर को खोज लिया है। उसका नाम सुआ है। आपको उसका गाना जरूर सुनना चाहिए। किंग गाना सुनता है। गाना बहुत ही सादा, प्यारा और दिल से निकला हुआ है। गाने का टाइटल है हाईएस्ट टू लोएस्ट। पूरा गाना खत्म होने के बाद किंग मुस्कुराता है। वो कहता है, मैं तुम्हारा गाना बनाऊंगा, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि म्यूजिक इंडस्ट्री में कितने चैलेंजेस होते हैं? क्या तुम उन सब के लिए तैयार हो? सुआ बिना झिझक के कहती है, हाँ। किंग उसे देखता है और कहता है, तो फिर हम शुरू कर सकते हैं। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।